व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द वॉइड सेंचुरी। वॉइड सेंचुरी वो सेंचुरी है जो कि वन पीस के प्रेजेंट टाइमलाइन से 900 साल पहले शुरू होती है और 800 साल पहले खत्म होती है। मींस जो 900 से 800 साल का वो एक गैप है जो 100 साल का है, उसे कहते हैं द वॉइड सेंचुरी। बट वेरी शॉकिंगली हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वॉइड सेंचुरी में क्या हुआ था, अपना जोय कौन था, अपना ईमू का रियल आइडेंटिटी क्या है। पर आज मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ वॉइड सेंचुरी के बारे में, और ये वीडियो फुल्ली थ्योरी बेस्ड होने वाली है। लेट्स स्टार्ट ए वीडियो आफ्टर स्मॉल इंट्रो। तो देखो भाई, वॉइड सेंचुरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक अपने हिसाब से ऑर्डर बनाया है, जिसमें हम सबसे पहले समझे कि ईमू की स्टोरी प्लस द फॉर्मेशन ऑफ 20 किंगडम्स अलायंस। बट उससे पहले हम बात करेंगे कि उस टाइम का वर्ल्ड स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली एक ग्रेट कॉन्टिनेंट होता होगा। आइलैंड्स काफी कम होते होंगे। नॉर्मल अर्थ के जैसे उस टाइम पे भी दुनिया का 60 से 70% तक का एरिया ओशंस एंड बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज ने कवर किया होगा। और सारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट किंगडम होगा द ग्रेट किंगडम। इसका अभी तक हमें नाम तो नहीं पता, बट उस किंगडम को प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर गिने चुने लोग एंशिएंट किंगडम के नाम से जानते हैं। उस टाइम पे भी रेड लाइन मौजूद होगी जो इवन वॉइड सेंचुरी से भी काफी ज्यादा पुरानी होगी। और उसके ऊपर रहते हैं लूनारियंस। लूनारियंस असल में वो लोग हैं जो कि अपने चांद से आए हैं। असल में चांद से एक ही प्रजाति आई थी, पर वो टाइम के साथ साथ अलग अलग तरीके से इवोल्व होते गए। जैसे कि एक प्रजाति बनी लूनारियंस और एक प्रजाति बनी मिंक्स। अपने मिंक्स लूनारियंस से अलग रहते थे एक वेल के अंदर। इस वेल के अंदर भी शेल्टर बनाया जा सकता है। अपने लगून को ही देख लो भाई, उसके अंदर अपना क्रोकस पूरा घर बसा के बैठा हुआ है। वैसे ही वो वेल भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी और इवन फाइट के लिए भी काफी ज्यादा एफिशिएंट होगी, जो मिंक्स को प्रोटेक्ट करती होगी बाकी खतरों से। और अपने लूनारियंस तो हमें पता ही है कि रेड लाइन पे रहते होंगे और उनके पास होगा एक एशियट वेपर जिनके ऊपर वो बैठकर अर्थ पे आए थे और उसका नाम था यूरानस। असल में वर्ल्ड में पूरे 3 एशियंट वेपन्स थे, जिनमें से एक एशियंट वेपन जिसका नाम प्लूटोन था वो था ग्रेट किंगडम के पास, यूरानस था अपने लूनारियंस के पास और पोसाइडोन था अपने फिशमैन आइलैंड वालों के पास। और ऐसा नहीं था जो पूरा वर्ल्ड है वो पानी से घिरा हुआ था। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे आइलैंड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उस टाइम के वर्ल्ड के लिए मैं बस इतना कह सकता हूँ कि माहौल पूरा वेवी। हमने वॉइड सेंचुरी के वर्ल्ड स्ट्रक्चर के बारे में तो बात कर ली। ईमू की स्टोरी की ओर बढ़ने से पहले हम बात करेंगे डेविल फ्रूट्स की। जैसे कि अपने वेगापंक ने कहा था कि जो अपने डेविल फ्रूट्स हैं वो किसी न किसी की डिजायर रहे होंगे। इसके लिए मेरे पास 2 थ्योरीज हैं। ये हो सकता है कि उस टाइम के जो बंदे थे वो किसी न किसी टाइप की डिजायर लेके मर जाते थे और उनकी जो विल थी वो किसी नॉर्मल फ्रूट को इन्फेक्ट करके डेविल फ्रूट बना देती थी, और उस डेविल फ्रूट की पावर्स भी वही होती थी जो उस मरे हुए आदमी की इमेजिनेशन या डिजायर थी। दूसरी थ्योरी ये है कि उस टाइम के अंदर जो तगड़ी विल वाले बंदे थे वो कुछ ना कुछ इमेजिन करते थे या डिजायर करते थे और उनकी डिजायर की वजह से एक नॉर्मल फ्रूट डेविल फ्रूट में बदल जाता था। भाई अगर देखा जाए तो मुझे पहली थ्योरी में ज्यादा दम लग रहा है, क्योंकि जो जुआन टाइप के अपने डेविल फ्रूट्स होते हैं उनके पास अपनी ही विल होती है और किसी फ्रूट के अंदर किसी के सोचने से विल थोड़ी आएगी। पर इस हिसाब से विल आ सकती है कि किसी की सोल उसके अंदर ट्रैप्ड है जो कि एक एवोल्यूशन के डिजायर या इमेजिनेशन के साथ मरा था। और पहली थ्योरी के अंदर एक और थ्योरी बहुत अच्छे से फिट बैठती है, जो नीका जैसे गॉड लाइक बंदे मरे होंगे तो उसकी विल जो है एक फ्रूट के अंदर चली गई होगी जिसका नाम होगा हितोहितोनोमी मॉडल नीका। अब हम जंप करते हैं अपनी अगली थ्योरी के ऊपर जो होगी ईमू की बैक स्टोरी। अगर तुम्हें लूसीफर की कहानी याद है, उसमें ये कहा जाता है कि जो अपना लूसीफर था वो गॉड का सन था, पर जो अपना लूसीफर था उसके चाले ज्यादा सही नहीं थे तो इसलिए उसको गॉड ने हेवन से बाहर निकाल दिया। अगर हम लूसीफर की स्टोरी को ईमू की स्टोरी के साथ रख के देखें, ईमू भी एक ऐसी रेस के किंग का वारिस होगा जो कि गॉड्स माने जाते हैं। और वन पीस की थ्योरीज के हिसाब से 800 साल पहले रेड लाइन पे जो गॉड्स रहते थे उनका नाम था लूनारियंस, और ईमू लूनारियंस के किंग का बेटा था। और यहाँ पे एक और चीज जो अपने ईमू का पूरा नाम है वो है नेरोना ईमू। और नेरो का एशियंट रोम में ये मतलब होता था कि वो लोग जो कि अपने आप को गॉड्स मानते हैं, ये गॉड्स के साथ लिंक कर रही है और गॉड्स लिंक करते हैं अपने लूनारियंस के साथ। इसका मतलब जो अपना ईमू था वो लूनारियंस के किंग का ही बेटा था, पर उसके लक्षण ज्यादा सही नहीं थे, जैसे कि वो डेविल की पूजा करता था। और ये चीज जब अपने ईमू के पिता को पता लगी होगी, उसने निकाल दिया अपने ईमू को रेड लाइन से बाहर धक्के मार के, और फिर वो गया होगा अपने नामाकुरा आइलैंड में। मोस्ट प्रोबेबली उसने जो नामाकुरा आइलैंड के रॉयल लोग थे उनकी ही बलि चढ़ा दी होगी अपने डेविल को, जिसके बाद रियल डेविल आया होगा और उसको अपनी पावर्स दी होंगी। और इस चीज के 2 प्रूफ हैं। एक जो अपनी हार्ले हेलबाफ आर्क के अंदर जो हमें दिखाई गई है, उसके अंदर तुम जरा सेकंड वर्ल्ड की कविता पढ़ो, उसमें लिखा है फॉरेस्ट गॉड टेम्ड द डीमंस। इसका मतलब कि फॉरेस्ट गॉड ने डीमंस को टेम किया होगा। और यहाँ पे फॉरेस्ट गॉड बताया जा रहा है ईमू को, क्योंकि जिस रूम में अपना ईमू रहता है उसे कहते हैं फैंटम चैम्बर, और वो चैम्बर पूरा अपने पेड़ पौधों से भरा पड़ा है। और दूसरा जो अपना सनलाइट ईव ट्री
ट्री है जो कि अपने फिशरमैन आइलैंड को सन की रोशनी देता है। उसका जो टॉप वाला हिस्सा है वो जाता है रेड लाइन के ऊपर, और रेड लाइन के ऊपर कौन रहता है? अपना ईमू। इसका मतलब जो कविता में फॉरेस्ट गॉड के बारे में बताया गया है वो है अपना ईमू। एंड फॉरेस्ट गॉड टेम्ड द डीमंस। इसका सीधा मतलब कि अपने ईमू के पास डेविल पावर्स हैं। और यही चीज बहुत अच्छे से डिफाइन करती है कि क्यों अपने गोरोसेस अपनी योकाई फॉर्म पे समुद्र में नहीं डूबते। और एक और चीज है जो ये बताती है कि जो अपना ईमू है वो अपने डेविल की पूजा करता होगा। वो ये है कि अपनी नामाकुरा आइलैंड के लोगों का पहरावा देखो। अब देखो ईमू का सिलुएट। ये सीधा सीधा बता रहा है कि जैसे नामाकुरा आइलैंड के लोग कपड़े पहनते हैं वैसे ही अपना ईमू भी पहनता है। जो हमें सीधा सीधा बता रहा है कि जो अपना ईमू है वो डेविल वर्शिपर है और उसके पास डेविल की डायरेक्ट पावर है, जैसे कि पैथी और टेलीपैथी, रीजनरेशन, टेलीपोर्टेशन और एक बहुत ही ताकतवर योकाई फॉर्म। मैं तुम्हें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जो अपने ईमू की योकाई फॉर्म होगी उसकी जो टोटल हाइट होगी वो होगी लगभग 120 मीटर के आसपास। इवन जो अपना ओआरस है वो भी अपने ईमू के पैरों तक आता था। ये एल्बाफ वाली सस्ती ड्राइंग ही देख लो तुम लोग। ऊपर से इस बंदे के पास फायर मैनिपुलेशन है। तुम खुद सोचो ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है ब्रो। बंदा पक्का चलता फिरता एक एशियंट वेपन होगा। वापस अगर अपनी स्टोरी पे जाएं तो जो अपना ईमू है उसने नामाकुरा आइलैंड वाले किंगडम पे राज कर लिया होगा और फिर वो बनाने की सोचता है द ग्रेट 20 किंगडम अलायंस जो इस वर्ल्ड को रूल करेगी। जिसके बाद वो 20 स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम्स को एक करने के लिए जुट जाता है। और जो फैमिलीज गारंटीड इन सब के बीच होंगी उनका नाम रहा होगा मार्कस फैमिली, जैगार्शिया फैमिली, थैम्बरॉन फैमिली, टॉपमैन फैमिली एंड शेफर्ड फैमिली। इसी के साथ साथ डॉन क्योहिते फैमिली एंड फिगारलैंड फैमिली भी इन सब के अंदर जुड़े होंगे सबसे पहले। नेफरटरी फैमिली को हम कैसे ही भूल सकते हैं। नेरोना फैमिली खुद ईमू की, जिसका मतलब है कि हमें फर्स्ट 20 में से 9 किंगडम्स की रॉयल फैमिलीज का तो हमें पता ही है। इन सब का एजेंडा क्या रहा होगा? इन सब का मेरे ख्याल से प्राइम एजेंडा रहा होगा टू डिफीट ग्रेट किंगडम एंड लुनारियंस, क्योंकि यही दो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे और इनको अगर हटा दिया तो 20 किंगडम्स को आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। और जो अपने फिशरमैन है वो तो अपनी रेस से ही बाहर है, क्योंकि भले ही उनके पास एशियन वेपन ही क्यों ना हो पर उनके साथ बहुत तगड़ा रेसिज्म हो रहा है। और हो सकता है उस टाइम पे भी अपने फिशरमैन को ह्यूमन काफी ज्यादा अजीब समझते हो। यहाँ पे तो बात हो गई अपनी ईमू की स्टोरी की, और अब हम बात करेंगे जॉय बॉय की स्टोरी के बारे में। देखो भाई, जो अपना जॉय बॉय था वो था प्रिंस अपने एशियन किंगडम का। उसके पास रबर लाइक पावर्स थी जो उसे एक फ्रूट से मिली थी, जो कि उसने 8 साल से 10 साल की उम्र के बीच में खाया होगा। मोस्ट प्रोबेबली उसने 17 साल की उम्र तक अपने डेविल फ्रूट को अवेकन कर लिया होगा, क्योंकि देखो भाई वर्ल्ड सेंचुरी के अंदर सब कोई कॉन्कर्स हॉकी का और 3 मेन हॉकी का तो पता ही होगा। अपने जॉय बॉय को तो कॉन्कर्स हॉकी आती ही होगी। और जो अपना हीटो इकोनॉमी वाला फ्रूट है वो भी पूरा फ्रीडम के ऊपर बेस्ड है, और अपना जॉय बॉय भी पूरा इसी टाइप का बंदा रहा होगा जिसे पूरी फ्रीडम चाहिए और पूरी दुनिया का सबसे फ्री आदमी बनना है उसे। इसी वजह से उसका और उसके डेविल फ्रूट का बहुत अच्छे से तालमेल पहले से ही बन गया होगा। इन सब वजह की वजह से अपना निका फ्रूट अपने जॉय बॉय ने पहले ही अवेकन कर लिया होगा। और थ्योरेटिकली अगर हम काफी सारी थ्योरीज को देखें तो उसका नाम होगा बिंक्स डॉन, और हो सकता है कि जो अपना जॉय बॉय है वो उसका निकनेम रहा हो। तो अगर हम उसकी स्टोरी की बात करें तो हो सकता है कि वो भी अपने ओडिन की स्टोरी से ही रिलेट करती हो। लाइक जैसे ओडिन अपने फ्रीडम के लिए वानों से भाग गया था, वैसे ही अपना जो जॉय बॉय है वो भी हो सकता है ग्रेट किंगडम से भागा हो। और वो अकेला नहीं भागा होगा, वो भागा होगा जायंट रोबोट एमिथ के साथ, क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो भागा होगा अपने प्लूटोन को लेके, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में ये बात फैल गई होगी कि जो अपना ग्रेट किंगडम का प्रिंस है वो भाई भाग चुका है। और तब वो प्लूटोन और एमिथ को लेके गया होगा ईस्ट ब्लू के अंदर, और ईस्ट ब्लू में वो सबसे पहले गया होगा अपने गोवा किंगडम के अंदर। वहाँ के हालात उसने देखे होंगे कि भाई आधी कंट्री में भाई सारे गरीब भरे हुए हैं और आधी कंट्री में भाई सारे अमीर हैं, और गरीब दिन प्रतिदिन गरीब हो रहे हैं और जो अपने अमीर है वो दिन प्रतिदिन अमीर हो रहे हैं। पर उन्हीं गरीबों के बीच में एक बहुत अलग सा आदमी है जिसका रिलेशन सीधा लूफी से है। मींस वो सीधा के सीधा अपने मंकी डी फैमिली का एंसेस्टर है। मींस जब मंकी डी में डी नहीं होता था वो तब का मंकी फैमिली का मेंबर है। अगर हम इस बंदे की पर्सनैलिटी की ओर देखें तो ये एक तरह का रिवोल्टी नेचर का होगा, जो कि अपने अमीर को टेक डाउन करना चाहता है बिल्कुल ड्रैगन की तरह। और फिर अपने जॉय बॉय और एमिथ ने इस गरीब किंगडम की बहुत हेल्प की होगी, अपने मंकी भाईजान को अपने क्रू के अंदर शामिल किया होगा। और फिर वो एक जगह पे रुकते हैं जिसका नाम है लोगटाउन, और वहाँ पे उन्हें एक बहुत एक्साइटेड बंदा दिखता है जो उन्हीं की तरह पे पूरी दुनिया का एडवेंचर करना चाहता था और काफी सारे स्ट्रॉन्ग बंदों से लड़ना चाहता था, और वो था अपने गोल्डी रोजर का सिस्टर जिसको हम कहेंगे गोल। और उस क्रू के फिर सभी बंदे अपने क्रू का नाम सोचने लगते हैं, और अपने क्रू के लिए जो वो सबसे अच्छा नाम सोचते हैं उसका नाम होता है डॉन पायरेट्स। और वो अपने पायरेट क्रू का जो जोली रोजर है वो कुछ इस तरीके से तैयार करता है जिसमें एक सन बना होता है। और ये चीज हम हार्ले की एक ड्राइंग के अंदर भी देख सकते हैं, जिसमें जो सेकंड वर्ल्ड की ड्राइंग है उसमें एक शिप है जिसमें सन का जोली रोजर बना है। और फिर सभी क्रू मेंबर डिसाइड करते हैं कि अपने नाम के साथ वो पायरेट क्रू का भी नाम लगाएंगे, जैसे कि मंकी डी एंड गोल्ड डी, जिसका मीनिंग होगा डॉन, जो कि सूरज की सबसे पहली किरण होती है, ये तो सबको पता ही होगा। फिर अपने डॉन पायरेट्स जाते हैं ग्रैंड लाइन की ओर। फिर ग्रैंड लाइन में वो एक ऐसे आइलैंड पे जाते हैं जो काफी ज्यादा ठंडा था, उसको एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ
वहाँ पे भी उनको एक बंदा दिखता है जो कि थोड़ा स्ट्रेंज था, जो कि कभी सोता ही नहीं था, और वो था मार्शल। और तुम सही समझे, ये मार्शल डी टीच का एंसेस्टर होगा। इसकी विल भी काफी ज्यादा ताकतवर रही होगी और इसकी जो डिजायर रही होगी वो होगी प्योर पावर के लिए, जिसकी वजह से जॉय बॉय ने इसको अपने क्रू के अंदर शामिल करवाया होगा। और मार्शल भी अपने डॉन पायरेट्स का एक मेंबर बना होगा। फिर वो एक और आइलैंड पे जाते हैं जिसका नाम था आलाबास्टा। आलाबास्टा के अंदर वो देखते हैं कि भाई अलग ही सिविल वॉर चल रही है। पूरे किंगडम में दो तरह के लोग हैं, जिसमें से एक है जो किंग के खिलाफ है और एक है जो किंग के साथ है। रॉयल फैमिली का पूरा बुरा हाल हो रहा है और वहाँ की जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस लिली, वो बेचारी चुप चुप के जी रही है। पर इसी सब के बीच में वो मिलती है अपने जॉय बॉय से। फिर वो जॉय बॉय से हेल्प मांगती है और जिसके बाद डॉन पायरेट्स उसकी हेल्प करते भी हैं कंट्री के सारे इश्यूज को सोल्व करके। और इसी सब के बीच में डॉन पायरेट्स और प्रिंसेस लिली काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो अपनी एक दोस्ती की निशानी बनाते अपने हाथों पे, जो था एक क्रॉस का निशान, जो कि हम अपने एमिथ के हाथ पर भी देख सकते हैं। और जो अपनी प्रिंसेस लिली थी वो फ्रंट पे अपने जॉय बॉय की क्रू की मेंबर नहीं थी, वो एक सीक्रेट डॉन पायरेट थी। फिर इसी के साथ अपने डॉन पायरेट्स अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और ऐसे ही वो काफी सारी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि अपना स्काइपिया, जहाँ पे काफी मिलनसार टाइप के ट्राइब रहती थी। एंड दे ऑल्सो एक्सप्लोर अबाउट द सिटी ऑफ शेंडोरा। इस तरह वो ग्रैंड लाइन से होते हुए जाते हैं अपने साउथ ब्लू के अंदर, और साउथ ब्लू के अंदर वो गए होंगे अपने ओहारा में। वहाँ पे वो एक बहुत इंटेलिजेंट बंदे से मिले होंगे जिसका नाम होगा क्लाउ, जो कि क्लाउडी क्लोवर का एंसेस्टर होगा। ओहारा में भी शायद काफी सारी प्रॉब्लम हो और उसको सोल्व करके अपने डॉन पायरेट क्लाउ को अपने क्रू के अंदर शामिल करवाएं। और उसके बाद वो गए होंगे अपने बैटरीला के अंदर, जो कि साउथ ब्लू का ही एक आइलैंड होगा। वहाँ पे उन्हें अपना एक और साथी मिलता है जो कि होगी पोर्टुगास, अगेन द एंसेस्टर ऑफ पोर्टुगास डी रोजे। वो भी अपने डॉन पायरेट्स के अंदर शामिल होती है। यस, सही सुना तुमने, होती है, बिकॉज हम इसको एक फीमेल कैरेक्टर लेंगे। और इससे होते होते फिर वो ग्रैंड लाइन जाते हैं और ग्रैंड लाइन के फिशमैन आइलैंड के रास्ते से वो जाते हैं अपने न्यू वर्ल्ड के अंदर। और इसी के साथ उनकी राइट साइड सागा, जिसके अंदर वो राइट साइड के सारे आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं, वो कंप्लीट होती है। और उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी या सबसे इम्पोर्टेंट जगह जहाँ पे वो गए होंगे वो होगी वेदरिया, जहाँ पे उन्होंने जो विंड नोट्स है वो बांधना सीखा होगा और उसके अंदर अपनी हाकी या किसी अटैक को फ्यूज करके उसको स्टील करना सीखा होगा। और राइट साइड सागा के एंड तक डॉन पायरेट्स के टोटल 8 बंदे पूरे हो गए होंगे, जिसमें होंगे जॉय बॉय, एमिथ, मंकी, गोल्डी, मार्शल, पोर्टुगास एंड क्लाउ। और एक एडिशन के अंदर प्रिंसेस लिली, जो कि एक शैडो डॉन पायरेट है। फिर अपने डॉन पायरेट्स जाते हैं फिशरमैन आइलैंड। मुझे नहीं पता उस टाइम पे भी कोई कोटिंग वगैरह का सीन रहा होगा, इसलिए वो सीधा ही फिशरमैन आइलैंड पे जाएंगे। फिर वो अपने जाते हैं फिशरमैन आइलैंड पे, जहाँ पे अलग से सिविल वॉर चल रही है। फिर जब अपने डॉन पायरेट्स वहाँ पे पहुंचते हैं, उनको पता लगता है कि फिशरमैन आइलैंड के तो एल लगे हुए हैं, और फिर वो करते हैं अपने फिशरमैन आइलैंड की हेल्प। और जो अपना जॉय बॉय है वो अपने पोसाइडन, मतलब कि अपनी मरमेड प्रिंसेस के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है। और जब जॉय बॉय को पता लगता है कि जो अपने फिशरमैन है वो भी अपने खुले सूरज के नीचे जाना चाहते हैं, तो अपना जॉय बॉय करता है प्रॉमिस टू द मरमेड प्रिंसेस कि वो सभी फिशरमैन को रियल सूरज के नीचे जरूर लेके जाएगा। और इसी के साथ वो फिशरमैन आइलैंड को भी लीव कर देते हैं। और इन सब के बाद जब अपना जॉय बॉय बाहर निकलता है समुद्र के गहराइयों से, तब वो सीधा जाता है लुनारियंस के पास, रेड आइलैंड के टॉप पर। तब उसे फिर पता लगता है कि लुनारियंस का अपना लफड़ा चल रहा है, वहाँ पे अलग से सिविल वॉर चल रही है, मतलब जहाँ पे भी जा रहे हैं सिस्टम बर्बाद हुआ पड़ा है वहाँ पे। फिर जो अपने लुनारियंस है वो जॉय बॉय के आने का कारण पूछते हैं, के ऊपर अपना जॉय बॉय कहता है कि जो अपने फिशरमैन है उनको भी यहाँ रहने का हक दिया जाए। जिस बात पे अपना लुनारियंस का किंग सोचता तो है, पर फिर वो कहता है कि सिविल वॉर में हेल्प करो, फिर मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। फिर जॉय बॉय उसकी भी हेल्प करता है और जो अपना एंड में लुनारियंस का किंग था वो अपने फिशरमैन को ऊपर लाने के लिए मान जाता है। करते करते जो अपने डॉन पायरेट्स है वो जाते हैं हाचिनोसो के अंदर। हाचिनोसो एक क्रिमिनल्स और भाई करप्टेड लोगों से भरा आइलैंड होगा। उनको ज्यादा कुछ वहाँ पे काम की चीज मिली तो नहीं होगी, जो उनको काम का मिला होगा वो होगा एक और आदमी जो कि उनके क्रू के अंदर आने के कैपेबल था, और वो था रॉक्स, जो कि रॉक्स दी जेबक का ही एंसेस्टर था। और फिर वो भी अपने डॉन पायरेट्स के क्रू के अंदर आ जाता है। फिर जो अपने डॉन पायरेट्स के बंदे हैं वो जाएंगे अपने मिंक्स के घर पे, जिस वेल में अपने मिंक्स रहते होंगे उस वेल तक वो एक्सीडेंटली पहुंचे होंगे, और फिर उनको पता लगा होगा कि इस वेल के अंदर रहते हैं अपने मिंक्स। फिर अपने डॉन पायरेट्स अपने मिंक्स के साथ बहुत अच्छे से रहे होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो अपने कोजुकी क्लैन वाले बंदे हैं वो भी इस वेल के अंदर आकर छुपे हों, क्योंकि कुछ कोजुकी क्लैन के बंदे जो कि वानों से एस्केप कर गए होंगे, क्योंकि वानों के अंदर कोजुकी क्लैन की बहुत बुरी हालत है। ये भी हो सकता है कि जो अपने कोजुकी क्लैन वाले बंदे हैं वो मिंक्स से अपनी हेल्प मांगने आए हों, और वहाँ पे उनको मिल गए डॉन पायरेट्स। से मेरे ख्याल से जो अपने मिंक्स हैं उनके बीच में ही एक और मिंक होगा जिसका नाम होगा जुनेशा। ये एक एलिफेंट टाइप का मिंक होगा और ये जॉय बॉय का काफी अच्छा दोस्त बन गया होगा। इस टाइमलाइन
तक जो अपने डॉन पायरेट्स है वो काफी वेल रिनाउंड पायरेट्स बन चुके हैं, जिसको मोस्ट प्रोबेबली अब तक तो ग्रेट किंगडम में बहुत बड़ा मुजरिम समझता होगा। और जब अपना जोय बॉय वानो कुनी में जाता है तब वो वानो के अंदर अपने कोजुकी क्लैन की हेल्प करता है, और जो अपने कोजुकी क्लैन वाले बंदे हैं वो अपने जोय बॉय के काफी ज्यादा लॉयल फ्रेंड्स बन जाते हैं। लाइक जोय बॉय और जो कोजुकी है उनका काफी अच्छा रिलेशन बन जाता है। और उसके कुछ दिनों के बाद जो अपना जोय बॉय है वो वानो को लीव करता है, और वानो को लीव करते वक्त उसको एक न्यूज मिलती है कि द अलायंस ऑफ 20 ग्रेट किंगडम्स डिफीटेड द लुनारियंस, और उसी के साथ साथ ग्रेट किंगडम भी हार चुका है। और फिर जो अपना जोय बॉय है वो अपने एंगर के अंदर आता है। वो अपने ग्रेट किंगडम से उसी वक्त लड़ना चाहता था, बट डॉन पायरेट्स के कुछ समझदार लोग उसे रोकते हैं, और फिर जोय बॉय जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, वो भी तैयारी करने के लिए। और इसी के साथ जो अपने डॉन पायरेट्स हैं वो जाते हैं एल्बाफ की ओर। एल्बाफ में भी वो काफी अच्छी चीजें करते हैं, जैसे कि उनके दो दोस्त बनते हैं। एक था ओर्स जो कि सबसे बड़ा जायंट था अपने एल्बाफ किंगडम का, और एक था अपना जैगुआर जो कि जैगुआर डी सोल का ही एंसेस्टर है। और उसी के साथ जो अपना जोय बॉय है उसे पावर अप्स मिलते हैं, जैसे उसे अल्बाफ में मिलते हैं नीका की स्वॉर्ड, और उसी के साथ साथ उसे एक शील्ड भी मिलती है जो कि अपने नीका की ही थी। और यहीं पे जो अपनी जोय बॉय की स्पेसिफिक जर्नी थी वो खत्म होती है, और इसके बाद शुरू होगा मौत का रंगा नाच, क्योंकि जोय बॉय अपने सभी अलाइड किंगडम्स को मैसेज भिजवाता है कि अब वॉर होनी है, वो भी 20 ग्रेट किंगडम्स के खिलाफ। और जोय बॉय का साथ देने के लिए काफी सारे लोग हैं, जैसे कि बीकानेर ट्राइब्स, अपने टोंटाटा किंगडम वाले, लुनारियंस, फिशरमैन्स, और ऐसे ही बहुत सारी ट्राइब्स। और तुम सोचोगे कि जो अपने लुनारियंस है वो भी अपने जोय बॉय के साथ ही लड़ेंगे, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि लुनारियंस सभी मरे नहीं होंगे, वो वॉर से रिट्रीट करके अपनी रेड लाइन से भागे होंगे। और इसी के साथ वो जायंट्स के शिपराइट्स को कहता है कि एक बहुत बड़ी शिप बनाए जिसका नाम होगा नोआ, और उस शिप को वो अपने फिशरमैन आइलैंड पे भिजवा कर अपनी मरमेड प्रिंसेस के साथ प्रॉमिस करता है कि इस शिप पे सारे फिशरमैन आइलैंड के बंदे बैठकर खुले सूरज के नीचे जाएंगे। और इसी के साथ इस वाली वीडियो का एंड होता है, और इसके पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे द ग्रेट वॉर के बारे में, तो कहीं तुम उसे मिस ना कर दो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने कुछ दोस्तों को शेयर भी कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।